बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए बिलाखिर एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसको खुशखबरी कहा जाए, क्योंकि IMF और हुकूमत के मामलात तय पा गए हैं। ज़राए का दावा है कि बस अब ऐलान होना बाकी है। और आज वज़ीर ख़ज़ाना ने अपनी क्लोजिंग बजट स्पीच में इस हवाले से इंदिया दिया है कि मामलात तय कैसे पाए हैं। 300 अरब डॉलर का एक गैप था जो बहुत बड़ी रुकावट बना हुआ था, क्योंकि IMF पाकिस्तान से तकाजा कर रहा था कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग करे पाकिस्तान इन 300 अरब की। तो वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने बताया जी कि 215 अरब रुपए के जो टैक्सेस हैं उसके ऊपर हुकूमत और IMF के दरमियान मामलात तय पाए हैं। इसके अलावा जो अखराजात हैं उनमें 85 अरब रुपए की कटौती जो है उस पर भी हुकूमत ने इत्तफ़ाक़ किया है। सो ये 300 अरब का जो मामला है ये तय हो गया। अब 215 अरब के जो टैक्सेस हैं वो नए टैक्सेस हैं, पहले से मौजूद लोगों पर उसका बोझ आएगा। इसके बारे में वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कोई वजाहत नहीं दी। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जी ये गरीबों पर ये टैक्स नहीं लगेगा। सो इसकी वजाहत अभी उनकी तरफ से आनी बाकी है। इसके अलावा उन्होंने जो पेंशन्स का पूरा सिलसिला है कुछ उसको उन्होंने रिविज़िट किया, कुछ उसके अदाद शुमार उन्होंने आज ऐवान में पेश किए। और उन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं सिस्टम में जो 3 ओहदों पर अगर फाइज रहे हैं तो उन 3 ओहदों की वो पेंशन्स ले रहे हैं, तो एक ओहदे की पेंशन मिलेगी। और इस मद में भी एक जो बड़ी बचत है वो हुकूमत कर पाएगी। इसी तरीके से जो हमारा अब जो टैक्स हदफ है वो 215 अरब रुपए जो है उसमें ज़्यादा करने के बाद वो 9400 अरब रुपए का टैक्स जो है वो कलेक्ट करेगी हुकूमत। ये अब उन्होंने अंदाज़ा पेश किया, तखमीना लगाया, अल्लाह करे कि ये कर लें। तो एक तो इस मामले पे बात करेंगे जी, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के लिए, मौजूदा निज़ाम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी कि मईशत को कैसे संभाला दें और किस तरीके से जो है वो IMF को राज़ी किया जाए। और इसमें शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो मुसलसल IMF के साथ राब्ते में थे। पेरिस में भी उनकी अहम मुलाकातें हुई हैं और ज़रा ये कहते हैं कि पिछले 2-3 दिनों की जो मुसलसल मुलाकातें और बातचीत थी उसके बाद ये बड़ा ब्रेक थ्रू सामने आया है। दूसरी जानिब जो मामला है हुकूमत के लिए एक और बड़ा चैलेंज, वो चैलेंज है जनाब अदालती मामलात का। ये जो सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल है, इसके ऊपर कुछ दरख्वास्तें हैं मुतफ़र्रक़ जो कि मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में। और हुकूमत जो इस पर मौक़िफ़ लेती है वो वही मौक़िफ़ है जो इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ है, जो बार बार आर्मी चीफ़ हर जगह जिसका इरादा जो है ज़ाहिर करते रहे हैं कि 9 मई में जितने भी मुलव्वस अनासर हैं उनको किसी सूरत भी माफ़ी नहीं दी जाएगी। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि मास्टरमाइंड हों या मुलव्वस अफराद हों, सबके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होगा। अब ये जो मामला है इसके ऊपर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट हमें तकसीम नज़र आई है। एक बार फिर मौजूदा चीफ जस्टिस के बनाए हुए बेंच के ऊपर एक तनाज़ा खड़ा हुआ है। ये कब तक ऐसे ही मामला चलेगा और ये बार बार जो बेंच बनने का अमल है इसके ऊपर जो अदम एतमाद अदालत के अंदर से उठता है उसका क्या इम्पैक्ट होता है ओवरऑल जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है। और ये जो महाज आराई है ये पाकिस्तान की सियासत पर किस तरीके से असरअंदाज होती है, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब दुबई में हैं, मरीम नवाज़ साहिबा भी वहाँ पर गई हैं, और क्या मियाँ साहब वापस जल्दी अब आने की उनकी तवक्को की जा रही है, कोई तारीख का ऐलान करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस मुलाकात के बाद जब IMF भी ऑन बोर्ड आ गया है। अब हुकूमत बड़ी खुश नज़र आ रही है और ये भी इम्कानात बड़े वाज़े हो गए हैं कि अब इंतखाबात वक्त पर होंगे, यानी कि 90 रोज़ में जब असम्बलियाँ तहलील करेगी हुकूमत 2-3 दिन पहले तो 90 रोज़ में इंतखाबात हो जाएंगे। लेकिन पार्टियों के अंदर जो सूरत हाल है कुछ उसका जायज़ा भी आज के प्रोग्राम में हम लेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना, उन्होंने आज अपने रास्ते बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से अलग कर लिए हैं। जैसे सेक्रेटरी सिंध के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया, पार्टी के अंदर जितनी भी कमेटियाँ थीं जिसके वो मेंबर थे वहाँ से भी वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये एक नून लीग के लिए कितना बड़ा लॉस है। और इसके साथ साथ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, क्योंकि जब इलेक्शन का मौसम आता है तो फिर इस तरह के ब्लॉक्स की गुफ्तगू भी शुरू हो जाती है। तो बहरहाल जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आई होप कि अब उनके तेवर बेहतर हो जाएंगे। इस हवाले से भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत ही एमिनेंट पैनल मौजूद है, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कैसर अहमद शेख साहब जो कि ईरान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, और आप जानते हैं कि जो जितने भी फाइनेंस के मैटर्स हैं इनकी कमेटी उनको बड़ा क्लोजली देखती है। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपने हमें ज्वाइन किया। हमें ज्वाइन करें हसन रज़ा पाशा साहब जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान बार काउंसिल के। हसन रज़ा पाशा साहब बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं नादर गबोल साहब जो कि ईरान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो नौजवान लोग हैं, जो सियासी तरबियत याफ्ता
آپ کہہ لیجیے نوجوان، ان کو دیکھ کے تو ایکچولی آپ کی امید ذرا قائم ہو جاتی ہے کہ شاید یہ سیاسی ماحول زیادہ بہتری کی طرف چلا جائے گا۔ شیخ صاحب، سب سے پہلے تو IMF کی خبر ہمیں بتائیے کہ معاملات واقعی بس اب اعلان تک رہ گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی میں وہیں سے اٹھ کے آ رہا ہوں، اسمبلی سے وائنڈ اپ اسپیچ کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے۔ اس میں وہی جو آپ نے کہا نا کہ 300 ارب روپے کا جو گیپ چلا آ رہا تھا، بڑے عرصے سے وہ اختلاف تھا کہ وہ ہم فنڈنگ کس طرح پوری کریں گے، تو آج ہم نے وہ باتیں مان لی۔ ہم تو پہلے بھی ان کی تمام کنڈیشنیں مان رہے ہیں، جو بھی شرطیں، کیونکہ ہم ہر صورت میں چاہتے ہیں کہ ایک بار پاکستان جو ہے ان کا رابطہ رہے اور ان کی انڈورسمنٹ ہو جائے۔ ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، کیونکہ پوری دنیا اس سرٹیفکیٹ کو اہمیت دیتی ہے کہ پاکستان، یہ تو پہلے دن سے ہی بڑا کلیئر کہہ دیا گیا تھا پاکستان کے کوئی ڈیفالٹ ہونا یہ خواہ مخواہ کی باتیں تھیں، اور کیونکہ ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے، پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے اور بڑا۔ لیکن ڈار صاحب کو اگر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آ جائیں تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی ہیں تو گزارا چل رہا ہے، اس طرح کی گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ ابھی بھی کہیں کوئی ابھی میرے خیال میں دیکھیے، جب تک فائنل اناؤنسمنٹ نہیں ہو جاتی اپنے، وہ تو اپنی جگہ پہ، اگر تو اس میں کوئی اب مبالغہ رہ نہیں گیا۔ کل ایک نوٹیفیکیشن نکل گیا جس میں ساری امپورٹ دوبارہ اسٹیٹ بینک نے یہ اناؤنس کر دیا کہ ہر قسم کی امپورٹ، جو ریسٹرکشنز تھیں پہلے تھی کہ کوئی جو انتہائی ضروری چیزیں ہیں ان کو امپورٹ ہوگا، یا ادویات ہوں گی، یا دوسرے جو خصوصی را مٹیریل، اب ہر چیز کا وہ سرٹیفائی ہو گیا۔ جو کنٹینر کھڑے تھے وہ بینکوں کو ہدایات ہو گئیں کہ آپ ان کو ڈاکومنٹس ریلیز کریں، اور آج یہ 230 ارب روپے کے نا نئے ٹیکسز کی بات ہے، وہ ایگری کر لیا کہ 9200 کی بجائے ہم 9430 ریونیو حاصل کریں گے، اور وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ریونیو ہم کلیکٹ نہیں کر پا رہے، پوٹینشیل ہے پاکستان میں جو اب وہ جو پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، اب اس بیانیے سے مطلب آپ کی جماعت اب ہٹ گئی ہے، ڈار صاحب اب ہٹ گئے ہیں؟ ٹیکس تو آج بھی کوئی بتایا نہیں ہے ڈار صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم وصولی 230 ارب زیادہ کریں گے۔ اب وہ کس طریقے سے کریں گے؟ کوئی ٹیکس آیا ہوتا تو آج تو اناؤنس نہیں کیا انہوں نے۔ میرا خیال ہے ایک منی بجٹ کو ایکسپیکٹ کریں کہ تھوڑے دنوں بعد کوئی ٹیکسز اناؤنس ہو جائے۔ نہیں، میں منی بجٹ نہیں ہے کر رہا، میرے خیال میں اسی کے اندر ہی 170 جو بلین ہے وہ تو پینشن کا جو سسٹم ہے، انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے اچھا اس کو ریفارم کرنے کی بات ہو رہی ہے، ترقیاتی بجٹ سے بھی ایک کٹوتی انہوں نے اس کا اعلان کر دیا کہ وہ ہم ذرا نہیں، ترقیاتی بجٹ بالکل وہی رہے گا۔ صرف پینشن میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اخراجات ہیں وہ کئی لوگ دو بار دوہری پینشن لے رہے ہیں، اس کے چیک کیا گیا ہے کہ وہ صحیح طریقے کا، کئی لوگ دو تین جگہ سے پینشن لے رہے ہیں۔ آج پوری تفصیل بتائیے ڈاکٹر صاحب نے، تو وہ اس کو یونیفارمٹی کی گئی ہے، کسی کی پینشن کو روکا نہیں گیا۔ کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی کہ یہ معاملہ جو ہے؟ جی میرے خیال میں تو اب کوئی رکاوٹ، کیونکہ جو آخری بات ان کی کنڈیشنلٹی تھی، اور خود پرائم منسٹر صاحب کی بڑی اچھی 2 بار میٹنگ ہوئی، آج خود ڈار صاحب نے ہی بتایا، میں نے ڈائریکٹر سے 2 بار میٹنگ ہوئی IMF کے، اور کوئی میرے خیال میں اب کوئی ایسا نہیں۔ ہاں ضرور جب تک وہ ہو نہ جائے، سائن نہ ہو جائے، تو باتیں ہوتی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ نادر صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی اب تو پیپلز پارٹی بھی ظاہر خوش ہو جائے گی، کیونکہ تھوڑے سے تیور بدل رہے تھے آپ کے، آپ کو بھی کسی نے کہا کہ نون والوں سے لڑنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ نون اور پیپلز پارٹی نے بس اب بہت ان قریب آپس میں لڑ پڑنا ہے۔ دیکھیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو اسپیچ تھی کل، انہوں نے کلیئرلی اس چیز کو واضح کیا کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت، اور اس کے بعد آصف زرداری صاحب نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی، تو پاکستان پیپلز پارٹی کسی موڈ میں نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی بھی تصادم کے، کوئی بھی ڈفرینس یا لڑائی کے لیے۔ کچھ ایشوز، کچھ ریزرویشنز تھے ہمارے فلڈ وکٹمز جو ہیں، ہم چاہ رہے تھے جو اسپیشلی سندھ میں، کیونکہ سب سے زیادہ ڈیوسٹیشن سندھ میں آئی ہے، تو ان کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینی چاہیے، تو اس پہ آئی تھنک کچھ اگریمنٹس ہوئی ہیں بٹوین دا 2 پارٹیز۔ اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ میں بھی آئی تھنک انہوں نے بڑھایا، تقریباً 100 ارب کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں شاید بڑھائیں گے، تو یہ اچھی باتیں ہیں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اگر ریزرویشنز ہیں ان کو دور کیا جائے تو انشاءاللہ مزید آگے بھی ہم اسی طرح کوآپریشن کرتے رہیں گے، بیکاز پاکستان اس وقت جس موڑ پہ کھڑا ہوا ہے، وی کی ناٹ افورڈ اینی مور ڈفرینسز یا پولیٹیکل پارٹیز کے آلریڈی جو ایشوز چل رہے تھے اتنے سالوں سے، اب اس کو مزید اور نہیں آگے لے جا سکتے۔ پاکستان کو اس معاشی اور سیکیورٹی پولیٹیکل بحران سے نکالنے کے لیے سارے پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہی پیج پہ آنا پڑے گا، کیونکہ اب دیکھیں پوری جو دنیا ہے وہ بھی بہت زیادہ کنسرنڈ ہے پاکستان کے لیے، ایک ریجنل ایک سپر پاور ہے، اور اسی وجہ سے ہم ویسٹ کے بجائے ابھی جو اور ممالک کے ریجن کے اندر ہمارے جو دوست ہیں، رشیا کے ساتھ ہم نے آئل کا جو معاہدہ کیا اس کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے ویلکم کیا۔ وی ہیو ٹو کنسیڈر نیو آپشنز۔ سو آپ لوگوں کا یہ جو اتحاد ہے، یہ
तवक्को की जाए कि कायम रहेगा? जी इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं नहीं कह रहा कि हम सीट एडजस्टमेंट, ज़रूरी नहीं कि सीट एडजस्टमेंट करें, बट कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग आएगी। और अगर देखें एक सीट पे अगर उनका भी कैंडिडेट हो और हमारा भी कैंडिडेट हो, तो एटलीस्ट हम पर्सनल अटैक्स नहीं करेंगे, जिस तरह कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़, एंड आई एम श्योर एवरीबडी नोज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जिस तरह वो पर्सनल अटैक्स और झूठा एक बहानियाँ बनाती थी, तो हम उस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। हम एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कायम रहेगा मुखालफत के बावजूद भी। हसन रज़ा पाशा साहब, बड़े मसले तो हल होना शुरू हो गए हैं, अदालत के अंदर का जो मामला है वो कैसे हल होगा? उसके लिए भी किसी को बाहर से आना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछले दिनों खबरें थी कि हाँ मामला तय हो गए हैं, आइंदा चीफ जस्टिस किसने होना है इसका नोटिफिकेशन भी हो गया, इसके बावजूद भी बेंच कैसे बन रहा है, इसके ऊपर लड़ाई पड़ी हुई है। तो इस लड़ाई का क्या असर हो रहा है पाकिस्तान की मैशत पे? बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि जितने बहरान में आज हम हैं उसमें अदालतों का भी बड़ा कसूर है। बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो जनाब कैसर अहमद शेख साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि IMF का मामला हल हो गया, अदरवाइज मामला बड़े वर्स्ट हो रहे थे। इनकी बड़ी कोशिशें हैं सागदार साहब की, हुकूमत की। अल्लाह करे कि ये 30 जून से पहले पहले ये काम हो जाए तो ये सुरखरू होंगे, क्योंकि ये इनकी इस टेन्योर की जो असेंबली है उसका आखिरी बजट था और कुछ रिलीफ कौम को मिलना चाहिए था, जो कि ये भी देख रहे थे, हम भी देख रहे थे। अब आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूँ, जो क्वेश्चन आपने अदलिया के हवाले से किया। देखिए, अदलिया में जो रिफ्ट आई हुई है ये कोई इतनी नई नहीं है, पहले भी ये होती रही है, जजेस का कन्फ्लिक्ट होता रहा है अपने मामलात में। लेकिन जो इस वक्त इतनी ज्यादा रिफ्ट नजर आई और उसको ज्यादा हाइप भी क्रिएट हुई, वो कुछ ऊपर तले ऐसे पॉलिटिकल मामलात थे, जो पॉलिटिकल नोयत के केसेस आए जिसमें कुछ तकसीम वाज़े होती गई और खलीज बढ़ती गई। सबसे पहला फैसला जो आया वो पंजाब असेंबली के हवाले से जब आया, और वो आज, हाँ जी, आज तक उसी को री राइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हैं, जिसकी रिव्यू पेंडिंग है। ये पहला था जिसपे हमने ये अर्ज किया था उस वक्त भी बेंच को कि आप फुल कोर्ट बना दे, क्योंकि ये सियासी मामला है और कोई भी अगर फैसला आएगा तो जो एग्रीड पार्टी है वो इस पे उंगलियां उठाएगी, लेकिन नहीं मानी गई बात। अच्छा, आप तो कहते हैं री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक बहुत बड़ा तबका है जो री राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 63A के मामले को कहता है, लेकिन आज चीफ जस्टिस साहब ने एक तकरीब से खिताब किया और उन्होंने कहा जी कि जो आइन की तशरीह है वो हर बंदे की अपनी तशरीह है। सुप्रीम कोर्ट ने वो तशरीह देखनी है जो आइन की मंशा और आइन की रूह के मुताबिक हो। अब आइन की मंशा जो है वो सुप्रीम कोर्ट बेहतर जानती है। आप एग्री करते हैं इस बात से? जी बिल्कुल, आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है और उसी को करना है। लेकिन बात ये है कि अगर यही तशरीह करनी थी तो अगर फुल कोर्ट कर देती यही तशरीह तो ये बात ना होती। लेकिन हम ये समझते हैं, बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, कि एक ऐसे बंदे को फांसी दे दी गई उस कत्ल में जो डिसीज्ड है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही कोई नहीं है। आपने उन 25 लोगों को डी सीट तो कर दिया लेकिन उनके वोट को काउंट नहीं किया। बड़ी थिन सी लाइन है। यही चीज अगर काउंट कर दी जाती और उनको डी सीट कर दिया जाता तो फिर कोई मसला ही नहीं था। आप इधर से उनको डी सीट भी कर रहे हैं, वोट गिना नहीं और उनको सजा दे दी। वोट गिना नहीं, सिर्फ ये एक चीज है। बाकी इंतहाई अदब और एहतराम से मैं ये अर्ज करता हूँ कि जनाब चीफ जस्टिस साहब का जो फरमाना है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी, प्रोग्राम में शामिल करते एक ब्रेक के बाद गुफ्तगू को यहीं से जोड़ेंगे। हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी, बात हम कर रहे हैं मौजूदा सियासी सूरत हाल, और सियासी सूरत हाल में ज़ाहिर है जो अदालतों में मामलात हैं वो भी बड़े क्रिटिकल हैं। तो पहले हसन साहब की तरफ जाने से पहले नादिर, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपके पार्टी के भी दो लोग जो हैं वो इस अदालती इशू के ऊपर सीनियर तरीन लोग जो हैं वो पार्टी से अलग हो गए हैं
اور پارٹی نے ان کی رکنیت بھی معطل کر دی ہے. تو یہ معاملہ جو ہے وہ اب آپ کی جماعتوں کے اندر بھی اختلاف رائے کا باعث بننا شروع ہو گیا. دیکھیں بالکل ایک سینسٹیو ایشو تو ضرور ہے, اور جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے پاکستان پیپلز پارٹی پرنسپلی سویلینز کی ٹرائل ان ملٹری کورٹ کے خلاف رہی ہے ہسٹوریکلی, اور اسپیشلی ہم کیونکہ جوڈیشری کو بہت کلوزلی دیکھتے بھی ہیں اور اس پہ فیڈ بیک بھی دیتے ہیں. ہمارے بانی جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے وہ بھی جوڈیشل اسیسینیشن کے وجہ سے ہم سے چھینے گئے تھے. تو ملٹری کورٹ کا ایشو ہے تو بڑا سینسٹیو, اور ڈیموکریٹک پرنسپلز بھی یہی کہتی ہیں کہ ایک سویلین کو سویلین کورٹ میں ہی ٹرائی ہونا چاہیے. مگر یہ کیونکہ 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ انپریسیڈنٹڈ تھے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں. کیا میں تو سمجھتا ہوں جس طرح شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ دنیا کی ہسٹری میں شاید ہی ہوا ہو کہ ایک ملک کے اپنے سٹیزن جا کے ملٹری انسٹالیشنز کو جا کے ڈائریکٹ اٹیک کریں, وردی والوں کے اوپر اٹیک کریں. تو انپریسیڈنٹڈ سچویشنز, ایب نارمل سچویشنز کال فار ایب نارمل اور انپریسیڈنٹڈ ایکشنز. تو آئی تھنک اس وقت تمام پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس ملک کی وہ اس طرح کے ایکشن لینے پہ مجبور ہو گئی ہے, کیونکہ ہماری جو جوڈیشری ہے ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی جو اس کی ہسٹری رہی ہے کہ وہ ان بائسڈ پوری طرح سے نہیں رہی ہے انفارچونیٹلی, اور بہت کنٹروورشل اور فیور دیا ہے کسی نے کسی ایک پارٹی کو دیا ہے. اور اس پہ بھی کیونکہ خدشہ تھا کہ شاید کیسز انڈیفینیٹلی چلتے رہیں اور اپنے منطقی انجام پہ نہ آئیں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ انپریسیڈنٹڈ تھے. حسن رضا صاحب کچھ سوالات اب عدالت اٹھا رہی ہے, اور ان سوالات کا میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ ایک تو جو 2015 کی ایک ججمنٹ ہے جس میں 17 میں سے 11 رکنی جو بینچ میں سے 11 ارکان نے اس آئینی ترمیم کے حق میں بات کی تھی. اب اس کے حالات کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ کچھ اور طرح کے حالات میں اس کے حق میں فیصلہ تھا. کیا وہ فیصلہ جو ہے وہ جو آرڈر شیٹ پہ لکھا ہوا ہے اس کو دیکھا جائے گا یا اس وقت کے حالات کو دیکھا جائے گا, اور 11 ورسز 7 کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ سپرسیڈ کر سکیں گے؟ اس سارے معاملے پہ کیا رائے آپ کی؟ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا. یہ 17 ممبرز بینچ تھا, یعنی فل کورٹ کی, سپریم کورٹ کی. اس میں چیلنج ہوا راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن ورسز فیڈریشن آف پاکستان تھا وہ کیس, پی این ڈی 2015 سپریم کورٹ پیج 401. اس میں یہ تھا کہ اے پی سی پہ جب حملہ ہوا تو پھر پورا پاکستان ایک 100 کی کیفیت میں تھا. تو اس وقت کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لائی گئی کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. تو وہ چیلنج کی گئی, 3-4 پٹیشنز تھیں, وہ پٹیشنز کی گئی اور چیلنج کیا گیا کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کو, کیونکہ آف کورس سپریم کورٹ وہ واحد ادارہ ہے جو کانسٹیٹیوشن کی تشریح کرنا ہوتا ہے, اور وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسا قانون ہے جو کانسٹیٹیوشن کے بیسک سٹرکچر کے خلاف ہے, چاہے وہ آئینی امینڈمنٹ بھی ہے, پھر بھی سپریم کورٹ اس کو دیکھ سکتی ہے. تو جب 17 رکنی بینچ نے اس کی ہیئرنگ کی تو اس میں 11 ممبرز جو تھے, جن میں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان جو اب عمر بدیال صاحب ہیں وہ بھی ممبر تھے, ان 11 رکنی جو تھے بینچ, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ آرمی کورٹس کو اختیار حاصل ہے کہ سویلینز کا ٹرائل کر سکتے ہیں. لیکن جو ان میں سے 6 جج صاحبان تھے انہوں نے یہ کہا جی کہ نہیں, یہ آرمی کورٹس کسی طور پہ بھی سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی, جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور جسٹس جواد خواجہ صاحب جو آج ایک پٹیشن میں پٹیشنر کے طور پہ بھی پیش ہو رہے ہیں, وہ بھی ان 6 ممبرز میں شامل تھے. اب بات یہ ہے کہ ابھی 7 ممبرز بینچ جو ہے وہ اس کی سماعت کر رہا ہے, اور 9 رکنی بینچ بنا تھا. 2 جو ججز ہیں انہوں نے کیس میں بینچ میں حصہ لے, بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا, کیس سننے سے انکار نہیں کیا, بینچ کا حصہ بننے سے انکار کر دیا. اس کی ریزن یہ بتائی کہ قاضی فائز صاحب نے کہ جناب وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں جو امینڈمنٹ ہے, جو قانون بنایا گیا ہے کہ اس کی بینچ کی تشکیل 3 ممبر بینچ کرے گا,
3 मेंबर कमेटी करेगी, चूंकि उसके मुताबिक नहीं हो रही तो मैं इसको गैर कानूनी बेंच समझता हूँ। और जबकि सरदार तारक मसूद साहब ने जो ऑब्जेक्शन लिया वो ये लिया कि अगर वो कानून बरकरार रहता है तो इससे मुतसरा कोई भी फरीक जब अपील करेगा, चूंकि ये भी 184(3) की कॉग्निजेंस लेके सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला टेक अप किया है, तो फिर इसकी एपेलेट जुरिसडिक्शन जो है वो बाकी जजेस होंगे। अगर आज 9 रुकनी बेंच करता है तो बाकी 7 जो हैं वो मुमकिन नहीं होगा कि इसको कर सके, तो लिहाजा उन्होंने रिक्यूज कर लिया। तो इस तौर पे अपील का हक महफूज रखने के लिए सरदार तारक मसूद साहब वो बेंच का हिस्सा नहीं बने। तो बात अब ये है, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बड़ी जरूरी है, 11 मेंबर्स ने जब जो अमेंडमेंट है, आईनी अमेंडमेंट, उसके हक में तो उसको तौसीक दे दी कि ये आर्मी कोर्ट्स में केस चल सकते हैं। तो अब देखना ये है कि क्या ये 7 मेंबर्स बेंच इसकी जो ऑब्जर्वेशन फर्ज कर ले ये आती है कि नहीं जी मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता सिविलियंस का, तो फिर वो कन्फ्लिक्ट होगा। और क्या वो 7 मेंबर्स का बेंच का फैसला 11 मेंबर्स बेंच पे हावी होता है, ये अब फैसला करना होगा सुप्रीम कोर्ट ने। यकीनन आर्गूमेंट्स के दौरान ये ऑब्जेक्शन भी एड्रेस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला करना पड़ेगा इस हवाले से भी। बिल्कुल ठीक है। एक मुझे चीज़ बताइए कि जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो आप तो उनके मुखालिफ थे वैसे भी, पहले दिन से था मैं उनके पहले दिन से आप उनके मुखालिफ उनकी पॉलिसियों का, ज़ाती तौर पे मुखालिफ नहीं हूँ। मेरे दोस्त हैं, अच्छा। मेरे बच्चों जैसे हैं, वो यंग मैन हैं जी। लेकिन ज़रा आपका उनसे इख्तिलाफ राय था जो जिस तरीके से वो हैंडल करते हैं मामलात को, बट यू नो आप अपने ज़ाती इख्तिलाफ को एक लम्हे के लिए साइड पे रखिए, पार्टी के हिसाब से बताइए कि एक ऐसा आदमी ज़ाहिर है जिसकी परफॉर्मेंस और क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत सारे लोगों की अच्छी राय है और इंडिपेंडेंट लोग समझते हैं कि जो उनके फैसले थे अगर उस वक्त वो होने देते तो शायद हम इतने ज़्यादा क्राइसिस में ना जाते, उस डिबेट में भी हम नहीं पड़ते। कैसे देखते हैं आप उनके जाने को, जिस तरीके से डील हुआ ये सारा मामला? पार्टी के अंदर ज़ाहिर है इख्तिलाफ तो शायद खान अब्बासी साहब का भी था, लेकिन पार्टी ने उनको मना लिया, लेकिन मिफ्ता साहब को मनाने की कोशिश नहीं की गई। वजह देखिए, मिफ्ता साहब जब पहले दिन उनको बहुत ज़्यादा नवाजा गया, 2 बार उनकी कोई परफॉर्मेंस मुझे बता दी है पार्टी में। मैं अगर 30 साल से इलेक्शन लड़ रहा हूँ और मैं तमाम पहले चैम्बर्स से गुजर के आया हूँ और उनकी वो भी कोई परफॉर्मेंस नहीं, तो मुझे छोड़ के उनको बनाया गया और फिर कोई रिज़ल्ट भी नहीं निकला। देखिए ना, तजर्बा चाहिए था ना। ज़ाती तौर पे तलक़ात होना एक दूसरी बात है, लेकिन इतने बड़े मुल्क के इतने मुश्किल मामलात में आपकी जमात में बाकी सारे ओहदे मैं ये समझता हूँ तजुर्बात की बुनियाद पे दिए जाते हैं। नहीं देना चाहिए, नहीं दिए जाते तो मैं तो क्रिटिसाइज करता हूँ। मतलब मैं तो कह रहा हूँ जब तक मैं नाम नहीं लूंगी, मैं नाम लेना शुरू करूंगी, नाम लें भी नहीं, ये तो जनरल बात हो रही है। जब तक हम मेरिट के फैसले कोई भी सारी पार्टियां नहीं करेंगी तो हालात तो हमारे सामने है, मुल्क के क्या है, मुल्क तो नहीं आगे बढ़ा ना। नून में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया आपके ख्याल में? नहीं, ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक मेरे नॉलेज में कोई भी नहीं है, ना किसी बंदे का मैं जानता हूँ एक भी। देखिए, इख्तलाफ राय हमारी पार्टी का सबसे आला जो बात मुझे लगती है, मैं खुल के बात करता हूँ, लेकिन कभी मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ वो अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, कोई जायज़ बात हो, ये पॉलिसीज़ पे बात है ना, हम कोई ज़ाती उनकी रंजिश की तो बात नहीं कर रहे। मैंने खुला जो मामलात मेरी समझ में नहीं आते मैं ज़ाती राय अपनी देता हूँ, लेकिन आज तक मुझे कभी भी किसी जगह उन्होंने ये जो मिफ्ता इस्माइल साहब का मामला था ना, वो तो आउट ऑफ द वे बात कर रहे थे ना, और उनकी कोई परफॉर्मेंस मुझे बता दी कब से वो पार्टी में थे या कोई वहाँ एजा जब, लेकिन उनके साथ बहुत सारे और लोग भी आए थे उसी दौरानिए में जब वो आए और वो सारे वज़ीर बने, अहम वजारतें उनको मिली। मेरा ख्याल है यहाँ पे तो सिर्फ वजारत ख़जाना के इशू पे वजारत ख़जाना से अहम भी वजारत होती है कोई, सारा मुल्क उनको दे दिया गया और 2 बार दिया गया, और दोनों बार मैंने इख्तिलाफ किया कि या तो मुझे बताइए कि मेरे आके मुकाबला करा लेना, कोई मेरिट उनका ज़्यादा है तो हम क्या कर रहे हैं पार्टी में। अच्छा, एक और ब्रेक लेते हैं जी। ये तो कुछ हो गई उस मामले की बात जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक बड़े अरसे से एक तनाज़ा चल रहा है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर के हालात की भी बात करते हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात हम कर रहे हैं मौजूदा सियासी हालात में। अब क्योंकि जो मुआशी महाज है वहाँ पर हुकूमत को कामयाबी होती हुई दिखाई दे रही है और बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे थे कि मईशत को काबू किए बगैर इलेक्शंस की तरफ जाने का जो मामला है वो बड़ा मुश्किल लगता है। शेख साहब, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो दुबई गई हैं, मियाँ साहब दुबई आ चुके हैं, क्या उनकी पाकिस्तान वापसी की तवक्को की जाए आने वाले दिनों में? जी वेरी मच। मेरे ख्याल में हज पे गए, हज के दिन हैं और दुबई भी, और आगे हज का मियाँ साहब का भी अपना जो मुझे खबरें आ रही हैं। अच्छा। तो ज़रूर वो तो हैं पाकिस्तान में, क्यों नहीं। वेरी मच शी विल रिटर्न टू पाकिस्तान। नहीं, मरियम तो आएंगी, मैं मियाँ साहब की बात। मियाँ साहब का अभी डेफिनेट तो अनाउंसमेंट नहीं हुई। हमारी सबकी ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान आएँ। अल्लाह करे ये बहाल हो जाए और ये अगला प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो, हम तो ये भी कहते हैं। इंडिया और अमेरिका के जो कल ही जो जिस तरह के उनके आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं, बात हमें ज़रूरत है, हमें खामखा का इख्तलाफात, हम पूरी दुनिया से ना राब्ते में रहना चाहिए, आइसोलेशन में नहीं जा। और मैं समझता हूँ कि अच्छा, बहुत अच्छा हुआ। हसन रज़ा पाशा साहब, आप मुझे बताइए, आपको क्या लग रहा है ये जो अब इलेक्शंस का सिनेरियो बनेगा उसमें भी अभी भी इफ़ एंड बट्स की बात है, तो आपको लगता है कि कोई इफ़ एंड बट्स की गुंजाइश है मौजूदा हुकूमत के पास? क्योंकि जो निगरां हुकूमतों का मामला था वो तो चलिए उसमें बड़े वैलिड ऑब्जर्वेशन थे छोटे सूबों के, लेकिन अब तो कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि निगरां सेटअप जो है वो प्रोलॉन्ग कर जाए। इस तरह की क्या सराहियाँ हैं, इस तरह की कॉन्स्पिरेसीज़ हैं जो इस्लामाबाद में आप भी सुनते होंगे, हम भी सुनते हैं कि भाई एक सेटअप आएगा जो लंबा चलेगा। कुछ ऐसी आपको सूरत हाल नज़र आती है मारूजी हालात को देखते हुए? देखें, आप जो जिस नए सेटअप की बात कर रही हैं उसका कानून में तो कोई गुंजाइश नहीं है, और मुझे जो लग रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब डिटरमिन हो चुकी हैं कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए। और ये आपको पता भी चला होगा कि हुकूमती इत्तेहाद ये सोच रहा है कि अगर 13 अगस्त को इस कौमी असम्बली का टेन्योर मुकम्मल हो रहा है तो ऑटोमेटिकली जब वो तहलील हो जाएगी तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने को जरूरी है। लेकिन वो शायद 3, 4 या 5 दिन पहले असेंबली को तोड़ देंगे, फिर 90 रोज मिल जाएंगे, 90 दिन का लेके, तो मोस्ट प्रोबेबली नवंबर में इलेक्शन हम देख रहे हैं। और अदरवाइज भी देखिए, मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी है उसको खत्म करने के लिए इलेक्शन टाइमली होना इंतहाई जरूरी है। और इससे पहले मैं अर्ज कर चुका हूँ आपको, एट द कास्ट ऑफ रेपिटेशन फिर कह रहा हूँ कि जो इंटरम सेटअप है उसको जब आप लंबा करने के लिए जाएंगे तो आइन में कहीं गुंजाइश नजर नहीं आ रही, माँ सिवाय इमरजेंसी नाफिज हो जाए, और इमरजेंसी जंग की सूरत में हो सकती है। अदरवाइज मुझे नहीं लग रहा कि कोई इमरजेंसी सूरत हाल इमरजेंसी नाफिज हो सकती है। आर्टिकल 232 इसमें बड़ा वाज़ेह है कि किस किस सूरत हाल में इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है। तो जब ऐसे कोई हालात नहीं है और मामला जो है वो स्मूथली जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन डिले हो। इलेक्शन होने भी चाहिए, इस मुल्क के लिए बेहतर है। नादिर साहब, आपको क्या लगता है इलेक्शंस का सिनेरियो अब बनता हुआ वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है? क्योंकि इवन आपकी जमात के लोग भी वो कहते हैं अगर इलेक्शंस हुए, जो मतलब जो लोग भी आते हैं हमारे शोज़ में कहते हैं अगर इलेक्शंस हुए, तो वो हम अगर से परेशान हो जाते हैं कि कहीं पे कुछ ऐसा है कि अगर अभी भी अगर है। देखिए, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह हर पॉलिटिकल पार्टी में दोस्त हैं, करंट पार्लियामेंटेरियन, सीनियर पॉलिटिशियंस। तो जितने बाकी पार्टीज़ हैं, चाहे नून लीग हो जाए या और दीगर पार्टीज़ हैं, वो तो वाकई में डाउटफुल हैं कि इलेक्शंस टाइम पे होंगे या नहीं होंगे। मगर एज़ फार एज़ पीपल्स पार्टी इज़ कंसर्न, इंक्लूडिंग द लीडरशिप, हम तो बहुत टाइम से चाह रहे हैं। और वाज़े तौर पे आसिफ ज़रदारी साहब ने भी, बिलावल साहब ने भी एक्सप्रेस किया क्लियरली कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वांट्स इलेक्शंस ऑन टाइम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी परफॉर्मेंस को लेके। और मुझे पूरा यकीन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगली हुकूमत अगर अकेले नहीं भी बना सके तो मेजर सीट्स वही उठाएगी, और कोलिशन गवर्नमेंट भी अगर आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस कोलिशन को इंशाल्लाह लीड करेगी। मैं हसन साहब आपसे वो पूछना चाह रही थी, मैंने नादर साहब से पूछा था क्योंकि इनके बड़े सीनियर हैं वो दोनों, लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब, उनके बारे में मैं आपसे भी राय लेना चाह रही थी कि आप किस तरीके से देखते हैं जो स्टांस उन दोनों ने लिया और जो प्रोग्रेसिव लॉयर्स फोरम जो स्टांस ले रहा है सारे इशू के ऊपर, उस पे क्या राय है आपकी? हाँ, ये मैं सॉरी मैं भूल गया था आपका क्वेश्चन। बात ये है कि देखिए, जब आप किसी पार्टी में हैं तो फिर आप पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं,
اور اگر پارٹی کی کسی پالیسی سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ ود ان پارٹی وہاں پہ آبجیکشن کریں. ہم نے نہیں دیکھا کہ ود ان پارٹی ان دونوں معزز شخصیات نے کوئی آبجیکشن ریز کیا ہو. محترم اعتزاز احسن صاحب اور کوثر صاحب آئی تھنک کہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبر بھی تھے, وہ وہاں پہ اپنا آبجیکشن ریز کرتے ہیں کہ جناب ہم پارٹی کی اس پالیسی کے خلاف ہے. اور دوسری بات میں کرتا چلوں کہ جو بھی مین سٹریم پارٹی سے الگ ہوتا ہے, یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ وہ ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں. ہم نے نہیں دیکھا کہ مین سٹریم پارٹی سے اگر کوئی لیڈرز باہر نکلے ہیں تو انہوں نے اپنا پریشر گروپ یا کوئی فارورڈ بلاک بنایا ہے تو ان کو اس حد تک کامیابی ملی ہے کہ وہ اس پوزیشن میں آ گئے کہ وہ ملک میں لیڈ کر سکیں یا ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھیں. تو مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اس طرح کی انہوں نے کوشش کی لائرز موومنٹ چلانے کی بھی, لیکن وہاں بھی لائرز موومنٹ بھی نہیں چل سکی کیونکہ وہ سابقہ صدور یا سابقہ عہدیدار تھے. موجودہ جو عہدیدار ہیں ان کو نہ انہوں نے آن بورڈ لیا, نہ ان سے مشورہ کیا, اور خود ہی فواد چودھری صاحب کی قیادت میں انہوں نے لائرز موومنٹ چلانے کی بات کی. اب فواد چودھری صاحب کہاں ہیں, یہ کہاں ہیں؟ تو میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مین سٹریم پارٹی سے الگ ہوتے ہیں پھر آپ کی وہ پوزیشن نہیں رہتی. بالکل ٹھیک ہے, نہ وہ آپ کی بات میں وزن ہوتا ہے, نہ کارکن آپ کی بات ماننے کو تیار ہوتے ہیں. صحیح. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی ڈسپلن ہے ظاہر ہے اس کا خیال کرنا زیادہ ضروری ہے. بہت شکریہ کیسر شیخ صاحب, نادر گبول صاحب اور حسن رضا پاشا صاحب آج سے پروگرام کے لیتے ہیں. جی کچھ سیاسی پیش رفت جو ہو رہی ہے اس کا جائزہ آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.